हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पेपर फर्स्ट चल रहा है, जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, उसकी यूनिट सेकंड चल रही है जो है पोइट्री। जो यूनिट फर्स्ट है प्रोज, वो हम पहले ही कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर है यूनिट सेकंड का सेकंड ही चैप्टर है ये। नज़ीम एज़िकल जो पोइट हैं उनकी पोयम पढ़ना है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, नज़ीम एज़िकल ये पोइट का नाम है और ये पोयम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है और हर बार मैं वीडियो में दो बातें आपको जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हर बार मैं बताती हूँ कि सिलेबस को अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है। क्लास लेने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं है। और साथ साथ अगर आपके कॉलेज का MCQ पैटर्न है आपकी यूनिवर्सिटी का, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको ऑथर के बारे में भी पढ़ना है, समरी भी पढ़नी है, फैक्ट्स भी पढ़ने हैं और MCQ क्वेश्चंस भी सिर्फ टॉप 100 या टॉप 50 नहीं पढ़ने हैं, ऑल MCQ क्वेश्चंस करने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तभी आपका अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा और अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हर चैप्टर में हम करते हैं, पहले हम अबाउट द पोइट मतलब ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पोएम की समरी पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही इस चैप्टर में भी हम यही करेंगे। पहले हम अपने जो पोइट हैं हमारे नज़ीम एज़िकल, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में राइटर के बारे में भी आते हैं क्वेश्चन। तो हम पहले ये देख लेते हैं अबाउट द पोइट। पोइट कौन है? नज़ीम एज़िकल। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं, हम पॉइंट वाइज जानेंगे ताकि आपको इजीली MCQ क्वेश्चंस के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नज़ीम एज़िकल वाज एन इंडियन जूइश पोइट। जो नज़ीम एज़िकल हैं वो एक इंडियन यहूदी पोइट हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आ सकता है MCQ क्वेश्चंस में। ही वाज अ ड्रामेटिस्ट, वो एक नाटककार है, एडिटर संपादक है, एंड आर्ट क्रिटिक यानी कला आलोचक हैं। ही वाज अवॉर्डेड द सत्या अकेडमिक अवार्ड इन 1983। इन्हें सत्या अकेडमिक अवार्ड से मिला था। कब मिला था? 1983 में। ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट लिखे हैं इसमें, तो सभी आप देखते रहिएगा, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नज़ीम एज़िकल को सत्या अकेडमिक अवार्ड कब मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन में आ जाएंगी, डेट्स आ जाएंगी। तो कब मिला था? 1983 में, फॉर हिज पोइट्री कलेक्शंस। और किस लिए मिला था इन्हें? इनके पोइट्री कलेक्शन जो है वो लेटर डे साम्स, उसके लिए मिला था। ठीक है, साम्स, इसमें L और P साइलेंट है, साम्स पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लेटर डे साम्स के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। कौन सा? सत्या अकेडमिक अवार्ड। कब मिला था? 1983 में। नेक्स्ट है, इनका जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 16 दिसंबर 1924 में। और कहाँ हुआ था? मुंबई, महाराष्ट्र में। 16 दिसंबर 1924 में हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई में। मतलब ये मराठी बोली इनको आती थी। ठीक है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे ये। नेक्स्ट है हमारा पेरेंट्स। हिज फादर, इनके पिता मूसेस एज़िकल वाज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। ये जो इनके पिता थे मूसेस एज़िकल वो प्रोफेसर थे बॉटनी के एट विल्सन कॉलेज के नाम याद रखिएगा इस कॉलेज का। ठीक है, एंड हिज मदर वाज अ प्रिंसिपल ऑफ हर ऑफ स्कूल। और जो इनकी मदर थी वो भी विल्सन कॉलेज की ही प्रिंसिपल थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द एज़िकल बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग जूइश कम्युनिटी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यहूदी समुदाय से बिलोंग करते थे ये, जिसे बेन इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जूइश कम्युनिटी को। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नज़ीम एज़िकल इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन इंग्लिश पोइट्री। नज़ीम एज़िकल को फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। ठीक है, इंडियन इंग्लिश पोइट्री के पिता भी कहा जाता है नज़ीम एज़िकल को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इन 1947 सन 1947 में एज़िकल ग्रेजुएट इन लिटरेचर। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया लिटरेचर में फ्रॉम विल्सन कॉलेज। कहाँ से किया? विल्सन कॉलेज से।
मुंबई में ही है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। कॉलेज का नाम था विल्सन कॉलेज, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ही टाउट इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया। ही ज्वाइन पॉलिटिक्स फॉर अ विल, कुछ समय के लिए मतलब कुछ टाइम बाद इन्होंने राजनीति ज्वाइन की। ही वेंट टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड गए इन नवंबर 1948 में इंग्लैंड गए। ही स्टडी फिलोसफी एट बिरकबैक कॉलेज लंदन, वहां पर इन्होंने फिलोसफी पढ़ी, ठीक है। किस कॉलेज में, बिरकबैक कॉलेज में, बरबैक कॉलेज में लंदन में इन्होंने फिलोसफी पढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ही मैरिड डेजी जैकब, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करती हूँ, जैकब ही पढ़ेंगे, डेजी जैकब। इन 1952 में इन्होंने डेजी जैकब से शादी की। एंड द सेम ईयर, और इसी वर्ष, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था पोएम्स का, जिसका टाइटल था आर टाइम टू चेंज, वो पब्लिश हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कलेक्शंस ऑफ द पोएम कब पब्लिश हुआ और क्या नाम था उसका, तो वो कब पब्लिश हुआ था, 1952 में, और नेम क्या था, अ टाइम टू चेंज, ठीक है। वाज पब्लिश बाय फॉर्च्यून प्रेस, जो फॉर्च्यून प्रेस में पब्लिश हुआ था, ठीक है। नोटेबल वर्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट वर्क है बहुत ज़्यादा इनके। पहला क्या है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो हमारा सिलेबस में ये पोएम है, और एक है लेटर डे साम्स, ठीक है, ये जिनके लिए इन्हें सत्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। कब मिला है, 1988 में। पहले 1983 में सत्य अकेडमिक मिला, उसके बाद पद्मश्री मिला 1988 में, ठीक है। ही वॉज होनर्ड विद सत्य अकेडमिक अवार्ड, ये वही पॉइंट है कि इन्हें लेटर डे पाज्म के लिए मिला था सत्य अकेडमिक अवार्ड, और पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 1988 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ही वर्कड एज एन एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर एंड जनरल मैनेजर ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी, ठीक है। इन्होंने यहाँ काम करा था, फ्रेम कंपनी जो होती है वहाँ पर एज ए जनरल मैनेजर की तरह, ठीक है। ही को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली जंपो इन 1961, सन 1961 में जो एक मंथली मैगजीन थी जंपो, उसके को फाउंडर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ही बिकम्स आर्ट क्रिटिक ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके आर्ट क्रिटिक रहे, यानी कला आलोचक रहे। कब तक, 1964 से 1966 तक। एंड एडिटेड, संपादक रहे हैं पोइट्री इंडिया के 1966 से 67 तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रॉम 1961 टू 1972 ही हेडेड द इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मिट्टीबाई कॉलेज मुंबई में ये हेड रहे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब हम इनके वर्क देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क जो इनके द्वारा मतलब जो भी इनके द्वारा पोएम्स वगैरह लिखी गई हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एजिकियल पब्लिश्ड द बेड डे कब पब्लिश की थी एजिकियल जी ने 1952 में, ठीक है। मतलब डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पोएम्स के नेम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि एजिकियल द्वारा लिखी गई कौन सी पोएम है, तो मतलब एक पोएम दे देंगे द बेड डे और बाकी किसी और पोइट की पोएम्स दे देंगे उनके नाम, तो आपको बताना होगा कौन सी पोएम एजिकियल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसलिए नेम याद कर लीजिएगा जो भी इनकी पोएम्स हैं पब्लिश हुई हैं या बुक्स जो पब्लिश हुई हैं, ठीक है। द बेड डे पब्लिश हुई थी 1952 में, द डेडली मैन इन 1960 में, एंड द एग्जैक्ट नेम कब पब्लिश हुई थी, इन 1965 में। इन 1969 में कौन सी पब्लिश हुई थी, एजिकियल पब्लिश्ड द डम प्लेस पब्लिश हुए थे 1969 में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेट याद रखने की है क्योंकि जो हमारी पोएम है सिलेबस में द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वो इन्हीं कलेक्शन का पार्ट है। द एग्जैक्ट नेम में जो पोएम्स है उन्हीं का पार्ट है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। द एग्जैक्ट नेम याद रखिएगा, ये भी द एग्जैक्ट नेम कब पब्लिश हुई थी, 1965 में, यानी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कब पब्लिश हुई थी, वो भी 1965 में ही हुई। The exact name is one of the poetry collections of निज़िम एजिकियल की एक मुख्य पोइट्री कलेक्शन है जो द एग्जैक्ट नेम है। इट कंटेंस 20 पोएम्स, इसके अंदर कितनी पोएम्स हैं, ये कलेक्शन है पूरा और इसके अंदर 20 कविताएं हैं, ठीक है। दिस कलेक्शन हैज सम फाइनेस्ट पोएम, इसमें
कुछ पोएम्स बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन पोएम्स हैं। ही गिव्स साइकोलॉजिकल टच टू हिज पोएम्स। जो इज़ीकियल हैं वो अपनी इन पोएम्स को इन्होंने मनोवैज्ञानिक टचेस दिए हैं, ठीक है। टच मतलब इसमें साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड सर्चेस फॉर द काउसेस ऑफ लोनलीनेस इन लाइफ, और जीवन में अकेलेपन के कारणों की खोज करते हैं ये, ठीक है, इन पोएम्स में। दिस कलेक्शंस हैज़ वन ऑफ द फेमस पोएम ऑफ इज़िकल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। जो एक पोएम, ये इनकी फेमस पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और ये किस कलेक्शन का पार्ट है? द एग्जैक्ट नेम का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पॉइंट देख लेते हैं सम अदर पोइट्री कलेक्शंस। इसके अलावा जो भी कलेक्शंस हैं इनके वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें बुक्स भी हैं और कुछ कलेक्शन भी हैं। तो टाइम टू चेंज जो है 1952 में पब्लिश हुई थी। ये फर्स्ट बुक है, ठीक है। फर्स्ट बुक कब हुई थी? टाइम टू चेंज। 60 पोएम्स 1953 में, नेक्स्ट ईयर ही हुई थी। और 1952 में इनकी मैरिज भी हुई थी, आपको बताया था, डेजी जोसेफ से, है ना। और 60 पोएम्स नेक्स्ट ईयर में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956 में पब्लिश हुई थी। द थर्ड 1959 में। द अनफिनिश्ड मैन 1960 में। हाइमेंस इन डार्कनेस 1976 में पब्लिश हुई थी। लेटर डे ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेटर डे साम्स कब पब्लिश हुई थी? 1982 में। 1989 में इनकी कलेक्टेड पोएम्स आई जो इन्होंने लिखी थी 1952 से 88 तक, ठीक है। पॉइंट है इसमें इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 9 जनवरी को 2004 में, जब ये 79 ईयर के थे, ठीक है। मुंबई में, महाराष्ट्र, इंडिया में ही हुई थी, ठीक है। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 9 जनवरी 2004 में, जब ये 79 ईयर्स के थे, ठीक है, तभी हुई थी, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में। और ये बाकी हम इम्पॉर्टेंट ये सारे पॉइंट जो हाईलाइट हैं उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ लिएगा और याद कर लिएगा, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है अगर आपके लिए, आपके एग्ज़ाम का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं अबाउट द पोएम के बारे में। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो नाम है पोएम का, ठीक है, ये है क्या? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज़ अ नरेटिव पोएम। ये एक नरेटिव पोएम है जो राइटर के साथ हुई एक घटना को दर्शाती है, ठीक है। राइटर ने मतलब पोइट जो हैं उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना को दर्शाया है इस पोएम में, ठीक है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अपीयर्स इन द एग्जैक्ट नेम आ पोइट्री कलेक्शंस विच केम इन 1965। 1965 में जो पोइट्री कलेक्शन मतलब पोएम्स का कलेक्शन जो पब्लिश हुआ था जिसका नाम था द एग्जैक्ट नेम, उसी का पार्ट है ये पोएम, ठीक है। उसमें 20 द एग्जैक्ट नेम के अंदर 20 पोएम्स थी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। उसी में से एक पोएम है हमारी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाज रिटन इन फ्री वर्स। ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मतलब क्या होता है? जिस पोएम के अंदर राइटर ने ना तो मीटर का यूज़ किया हो और ना ही राइमिंग स्कीम का यूज़ किया हो, ठीक है। मतलब इसमें कोई एक ना ही मीटर का यूज़ है ना ही राइम स्कीम का यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हैज़ 47 लाइन्स इन 8 स्टैंजाज। इसमें 47 लाइन्स है और उसमें कोई मतलब ये नहीं कि बराबर की लाइन्स हो। जब आप पोएम को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कोई बराबर की लाइन्स नहीं है, कोई छोटी लाइन्स है, कोई बड़ी लाइन्स है। और 8 स्टैंजास हैं, उसमें भी लाइन्स मतलब 8 स्टैंजास में भी ये नहीं है कि लाइन फिक्स हो। किसी 8 स्टैंजास में फिक्स लाइन्स नहीं है, किसी में 4 लाइन्स हैं, किसी में 3 लाइन्स हैं और किसी में 7 लाइन्स हैं, ठीक है। वो जब आप पोएम पढ़ेंगे अब तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थीम क्या है इसकी? थीम है सुपरस्टिशंस व साइंटिफिक, मतलब अंधविश्वास व साइंटिफिक। इसमें ना क्या था मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। जो राइटर हैं, पोइट हैं इसमें, ठीक है, निज़िम एज़ेकियल, तो उनकी माँ को मतलब बरसात वाली रात थी तो बिच्छू ने उनकी माँ को काट लिया था उनके पैर में। तो कुछ लोग आते हैं, फिर भीड़ आती है लोगों की, गाँव के लोगों की, तो कुछ लोग जादू टोना अंधविश्वास की बातें करते हैं।
ठीक है। और कुछ लोग मतलब कहते हैं कि बिच्छू को ढूंढो, बिच्छू ज़्यादा मूव करेगा तो उतना ही इनकी माँ को दर्द होगा, इस टाइप से अंधविश्वास की बातें करते हैं। तो कुछ लोग साइंटिफिक बातें करते हैं, ठीक है। तो वही इसमें दिखाया गया है। साथ साथ इसमें जो है मतलब जो पोइट है उनकी माँ के प्रेम को भी दिखाया गया है कि कैसे वो मरते, मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी फिर भी वो अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। वो उन्होंने क्या कहा था, भगवान जी से शुक्र किया था, भगवान जी का मतलब आभारी थी वो भगवान जी की कि उनके बिच्छू ने उनके बच्चों को बख्श दिया और उनके काट लिया। तो वो धन्यवाद कर रही थी इस बात के लिए भगवान जी को, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस पोयम द पोइट डिस्क्राइब द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर। माँ के बिना मतलब के प्यार को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। इस पोयम में कवि ने निस्वार्थता का वर्णन किया है। हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, मतलब जो उनकी माँ थी उनको बिच्छू ने काट लिया था, ठीक है। तो उनकी माँ को प्यार को दर्शाया है, ठीक है। इवन थॉ द स्कॉर्पियन पार्टेड पॉइजन इन हर टॉय, मतलब स्कॉर्पियन ने माँ के पैर में काट लिया था। इट शी इज थैंकफुल टू द गॉड, फिर भी वो थैंक्स बोल रही थी गॉड को, दैट द स्कॉर्पियन हैड चूजन हर, कि बिच्छू ने उन्हें काटा, एंड स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, और उनके बच्चों से दूर रहा, ठीक है। इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद बोल रही थी वो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ही ऑल्सो कमेंट्स ऑन द इंडियन कल्चर, मतलब पोइट ने मतलब भारतीय संस्कृति पर भी टिप्पणी करी है। वेयर सुपरस्टिशंस स्टिल प्ले अ सिग्निफिकेंट रूल, जिसमें जहां अंधविश्वास अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या मतलब है इसका, वे भारतीय संस्कृति का वर्णन करते हैं जहां अंधविश्वास अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने दिखाया है कि अब भी हमारे समाज में, भारतीय समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है, इस पोयम के जरिए उन्होंने बताया है। तो अब हम पोयम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। और पोयम हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समरी भी समझ में आती जाएगी। तो उसमें ये नहीं है कि समरी को अलग पढ़ो, जैसे पिछली पोयम में हमने समरी पहले पढ़ ली थी उसके बाद पोयम की थी, पर इसमें पोयम जब हम समझेंगे पढ़ेंगे तो हमारे समरी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। समरी आपको वैसे भी आई गई होगी समझ में कि इसमें क्या हुआ था, पोइट की माँ को बिच्छू ने काट लिया था। तो वो उसी को दर्शाते हैं, इस घटना को, जब वो छोटे थे पोइट तब। तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, कुछ लोग तो साइंटिफिक रीज़न बता रहे थे, मतलब कुछ लोग अंधविश्वास की बातें कर रहे थे, कुछ लोग साइंटिफिक बातें कर रहे थे। यही इस पोयम में दिखाया गया है। लास्ट की 3 लाइन्स में ये दिखाया गया है कि माँ के ममता को दिखाया गया है, ठीक है। माँ के प्यार को दिखाया है, कैसे वो मतलब इतनी प्रॉब्लम में, इतनी पीड़ा सह कर भी ये बोल रही हैं कि अच्छा हुआ बिच्छू ने उन्हें काटा, उनके बच्चों को नहीं काटा, ठीक है। मतलब अपने बच्चों के लिए कहती हैं कि मेरे बच्चों को नहीं काटा, इस बात के लिए थैंक बोलती हैं गॉड से, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम में, इतनी पीड़ा, इतना दर्द सहने के बाद भी। तो यही चीज़ दिखाई गई है। अब हम लाइन बाय लाइन पोयम पढ़ लेते हैं, जिससे आपके लिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इससे पोयम पढ़ने से ये भी आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड किस लिए यूज़ हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पोयम होती है उसकी 2 लाइन्स दे दी जाती हैं और नीचे लिख दिया जाता है कि ये बताइए ये किस पोयम का पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है पढ़ना। तो अब हम देख लेते हैं पोयम अपनी। तो पोयम है हमारी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन मीन्स होता है बिच्छू, ठीक है। ये जो पोयम है इसमें लेखक जो हैं, ठीक है, वही बोलते हैं मतलब वो अपनी एक किस्सा बताते हैं, अपने साथ हुई एक घटना को बताते हैं, ठीक है। तो आई जो यूज हो रहा है इसमें वो पोइट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। पोइट खुद अपने लिए कह रहा है कि मैं, ठीक है, मुझे वो रात अच्छे से याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने काटा था। तो आई का मतलब क्या है, वो खुद के लिए बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। ये घटना है एक जो पोइट के साथ बचपन में हुई थी। तो अब हम देख लेते हैं अपनी पोयम। तो फर्स्ट लाइन है इसमें, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन। पोइट बोलता है कि उसको वो रात अच्छे से याद है जब उसके माँ को एक बिच्छू ने डंक मारा था। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, ठीक है, और स्टंग मतलब उसका डंक। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. पॉइट कहता है कि उस दिन 10 घंटे तक लगातार बारिश हुई। तो वो बिच्छू मेरी माँ को काटने के बाद चावल की बोरी के नीचे जाकर छुप गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, यानी बिच्छू ने जब उसकी माँ को काटा
तो उसके बाद वो जहर छोड़कर वहां से जाने लगा। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। यानी कि जब उसने उसकी माँ को काटा तो अपनी उस दुष्ट पूंछ से, डायबोलिक टेल मतलब जो बिच्छू होता है वो पूंछ से ही काटता है, तो उसकी डायबोलिक टेल मतलब दुष्ट पूंछ, तो उसकी माँ को काटने के बाद वो फिर से बारिश में बाहर जाने का रिस्क ले रहा था। वो बिच्छू बाहर वो बारिश में जाने लगा। द पीसेंट केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज। यानी कि इस घटना के बारे में सुनकर गांव वाले, वो जो किसान लोग मतलब गांव के किसान, ये पॉइंट कहता है, वो मेरे घर पे आ गए, भागे भागे आए जैसे मक्खियों का झुंड। स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज का मतलब मक्खियों का झुंड। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। और उन लोगों ने भगवान का नाम सैकड़ों बार लिया मेरे सामने। टू पैरालाइज द इविल वन। यानी कि वो भगवान का नाम इसलिए ले रहे थे ताकि बुराई पैरालाइज हो जाए। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटेन्स। अपने साथ वो लोग कैंटन लेके आए और लालटेन लेकर आए। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडोज ऑन द मड बैक्ड वॉल्स। और वो लोग जब उस बिच्छू को ढूंढ रहे थे तो उनकी जो परछाई थी, शेडो थी, वो उनकी ही लालटेन से, उन्हीं की ही कैंडल से ऐसे लग रही थी जैसे उनकी शेडो एक बिच्छू की तरह लग रही थी। दे सर्च फॉर हिम। उन्होंने उस बिच्छू को ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड। लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स। उन्होंने अपनी जीभ को, अपनी जबान को क्लिक किया। विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड। जैसे जैसे मेरी माँ के खून में जहर फैलता जा रहा था, वैसे वैसे वो कह रहे थे कि बिच्छू का जहर अगर रुक जाए और वो अगर पैरालाइज हो जाए तो शायद जहर का असर कम हो जाएगा। ये एक मान्यता थी उस टाइम की। ये एक अंधविश्वास है जो कि पोइट ने मतलब पहले के लोग ज़्यादातर ऐसा मानना करते थे, ठीक है। और पोइट ये बात अच्छे से मतलब जानते थे कि ये अंधविश्वास है। तभी पोइट ने गांव वालों को मक्खियों का झुंड कहा था कि आ गया मक्खियों का झुंड। और मतलब ऐसा होता ही है, मतलब जब कुछ हो जाता है किसी के घर में, हमारे आसपास ही, तो लोगों का झुंड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। कोई अपना कुछ मतलब कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई फालतू की मतलब अंधविश्वास वाली बातें करता है ना, कोई साइंटिफिक बातें भी करता है। तो वही इसमें दिखाया गया है। तो हर कोई अपना ओपिनियन रखता है, ठीक है। तो आगे पोइट बोलते हैं कि मे ही सिट स्टिल दे सेड। अगर वो बिच्छू एक जगह रुक जाता है तो कुछ हो सकता है। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट। कि दे सेड, वो कहते हैं कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के किए हुए पाप हैं जिसका बदला तुम्हें आज मिल रहा है, और वो पाप आज खत्म हो जाएंगे। उन लोगों ने कहा ये, ठीक है। वहीं कुछ लोगों का मानना ये था कि, कुछ लोगों की राय ये थी कि मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि तुम मरने वाली हो तो हो सकता है कि इससे तुम्हारे अगले जन्म की प्रॉब्लम्स कम हो जाएं। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। तो वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर बिच्छू ने तुम्हें काट ही लिया है तो तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म बराबर हो गए हैं, बैलेंस हो गया है मामला। नेक्स्ट है, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम्स डिमिनिश्ड बाय योर पेन। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जहर तुम्हारे शरीर में जो डिजायर्स हैं उनको प्योरीफाई करेगा। जो बिच्छू का जहर तुम्हारे शरीर में फैला है वो तुम्हारे डिजायर्स को प्योरीफाई करेगा। ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। तो फ्लैश मतलब आपके डिजायर को वो प्योरीफाई करेगा, ठीक है। दे सेड अराउंड ऑन द फ्लोर
विद माई मदर इन द सेंटर। वो लोग मेरी माँ के चारों तरफ बैठ गए, घेरा बनाकर बैठ गए जमीन पर। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उनके चेहरों पर ऐसी शांति छाई हुई थी, ऐसी चुप्पी छाई हुई थी, जैसे वो मेरी माँ का दर्द समझ रहे हैं। वो चुप्पी मेरी माँ को कह रही थी कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। सब कुछ कोई मतलब सब लोग खामोश बैठे थे और कुछ ना कुछ सोच रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। और फिर और लोग और लालटेन्स, कैंडल्स लेकर मतलब आते हैं वहाँ पर। वो सब किसान ही लोग थे अड़ोस आस पड़ोस के। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, ग्रोइंग ऑन अ मैट। मेरी माँ जो है वो रो रही थी और मैट पर यहाँ वहाँ रोल हो रही थी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, मेरे फादर जो थे बहुत ही स्केप्टिक थे और रैशनलिस्ट आदमी थे, ठीक है। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, उनको पुनर्जन्म वगैरह में कोई बिलीव नहीं था। उन्होंने मेरी माँ को ठीक करने के लिए जो संभव प्रयास थे वो सब किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, सब कुछ लगाया ताकि पोइट की माँ को दर्द से आराम मिले। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, जिस हिस्से में जिस उंगली पर जहाँ पर बिच्छू ने काटा था उस हिस्से पर केरोसिन डाला, तेल डाला और आग लगा दी। पैराफिन का मतलब तेल हुआ एक टाइप का। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने उस आग को देखा जिस आग में मेरी माँ की स्किन जल रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन, मैंने देखा कि एक आदमी, एक होली मैन था, मतलब जो जादू टोना करते हैं वो लोग, वो अपने टोने टोटके कर रहा था ताकि जहर आगे ना बढ़े। इनकांटेशन का मतलब जादू, ठीक है। आफ्टर 20 आवर्स, लगभग 20 घंटों के बाद में, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, मेरी माँ जहर से रिकवर हो गई। मतलब 20 घंटे के बाद, वो दर्द से झेलने के बाद में वो ठीक हुई थोड़ी। और आगे पॉइंट बोलता है कि रिकवर होते ही सबसे पहले ही मेरी माँ ने, मतलब सबसे पहली बात जो मेरी माँ के मुंह से निकली वो थी, मतलब उस बात ने पोइट को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। माई मदर ओनली सेड, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि भगवान का शुक्र है कि उस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को बख्श दिया। तो इसमें क्या हुआ, इस लास्ट लाइन्स में माँ की ममता को दिखाया गया है कि वो इतना दर्द सहने के बाद भी ये कह रही है कि अच्छा हुआ बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों से वो दूर रहा। तो इसमें इस लाइन में माँ की ममता को दिखाया गया है और पिछली कुछ लाइन्स में अंधविश्वास को दिखाया गया है। और उसके फादर के द्वारा जो भी किया गया उसमें साइंटिफिक दिखाया गया है, ठीक है, वैज्ञानिक नज़रिया दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें मतलब इसकी थीम यही हुई, ममता को दिखाया गया है इसमें, ठीक है, और साथ साथ साइंटिफिक दिखाया गया है और अंधविश्वास को भी इसमें दिखाया गया है कि पहले क्या आपके ज़माने में भी बहुत से अंधविश्वास हैं, तो उस चीज़ को पोइट ने इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ हमारी पोएम कंप्लीट होती है पूरी। आई होप आपके समझ में आई होगी, है ना। समझाने की कोशिश तो मैंने अच्छे से की है। अगर फिर भी आपके समझ में ना आई हो इस तरीके से तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको समरी में लिख दिया है, जो मैंने अभी बोला है वो सब समरी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में अच्छे से लिखा हुआ है और ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है। तो अच्छे से आप दोबारा पढ़ेंगे अगर, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और साथ साथ आपको मैं बता दूँ, ये जो भी हमने पढ़ा है उसका PDF कहाँ मिलेगा, PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और MCQ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप का मतलब डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन ना कर पाएँ
तो आप टेलीग्राम पर जाकर @ लगाकर लर्न विद यूपी गर्ल लिखिएगा, वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है उसके। और ये PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आपके MCQ पैटर्न है, ठीक है। तो इसको ज़रूर देख लिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगी हमारी MCQ क्वेश्चन वाली, ठीक है। और बाकी यूनिट फर्स्ट भी आप देख लिए। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो वीडियो हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।